नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। और हम आज एनसीईआरटी कक्षा 10 के जैव प्रक्रम पाठ में वहन या मानव हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं। कि जैसा कि साथियों अपन ने पिछले लेसन में पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अपन ने श्वसन के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। अब यहाँ पर बात करेंगे वहन की। तो जैसा कि साथियों आप जानते हो कि मानव शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने के लिए कोई विशेष अलग अंग नहीं होते हैं। हमारे शरीर में फेफड़े की सहायता से श्वसन क्रिया होती है। फेफड़ों में श्वसन क्रिया करने के बाद हम ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में लेते हैं और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। और उसके बाद विभिन्न प्रकार के कार्यों में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और उपयोग होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, जिसको हम उसी मार्ग से फुफ्फुस से या फेफड़ों की सहायता से बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अन्य लवण, ये सभी जो पदार्थ होते हैं उनको वहन करना पड़ता है। वहन करना का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पड़ता है। उसके लिए हमारे शरीर में एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता होती है जो नलिकीय तंत्र होना चाहिए, जो हमारे ब्लड को या ब्लड के अलावा जितने भी चीजें हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। उसके लिए हमारे शरीर में एक पेशीय संरचना बनी होती है जिसको मानव हृदय कहते हैं। वो मुट्ठी के आकार का होता है। और अब यहाँ पर बात आती है कि हृदय की कार्यप्रणाली किस तरह से होती है या हृदय किस तरह से कार्य करता है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास हम एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे हैं। जैसा आपकी ये किताब है उसी के अनुसार अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा था थोड़ा सा कि रुधिर में तीन भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसके अलावा रक्त कणिकाओं के अलावा प्लाज्मा भी होता है। और यह प्लाज्मा जो होता है वो घुलित पदार्थों के रूप में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन प्लाज्मा के अलावा रुधिर में रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं जो विभिन्न पदार्थों का वहन का काम करती हैं। जैसा कि आप जानते हो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं आरबीसी, अपन ने पहले श्वसन वाले पाठ में थोड़ा सा देखा था कि आरबीसी जो होते हैं वो हमारे ऑक्सीजन को, लाल रक्त कणिकाएं जो हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहित करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर बात करें अपन कि इस कार्य को करने के लिए पूरे शरीर में पदार्थों को वहित करने के लिए एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता होती है जो कि अपन को पंप करे, मतलब खुद को, ब्लड को या जो भी हमारे शरीर में पदार्थ है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पंप करने का कार्य करे। तो उसके लिए हमारे शरीर में हृदय होता है जिसको हार्ट कहते हैं। मानव हृदय होता है वो एक मुट्ठी की जैसी संरचना है, मुट्ठी के आकार का होता है। अब आप ये समझ लो कि किसी व्यक्ति में हृदय का आकार कितना होगा उसको समझने के लिए आप अपनी मुट्ठी का अंदाज ले सकते हैं कि ये मुट्ठी जितनी है उतना हृदय का आकार होगा। तो इस बात के आधार पर अपन कह सकते हैं कि हृदय जो होता है वो एक पेशीय संरचना है, पेशियों से बनी है और अलग अलग चैम्बर में बटी होती है, अलग अलग भागों में बटी होती है, जिसको अपन अलग अलग नाम देंगे। और इन अलग अलग भागों के अलग अलग कार्य होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो आपको याद रखने लायक एक ही बात है मुख्य रूप से कि मानव हृदय 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है। कितने कोष्ठों से मिलकर बना होता है? 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है, जिसमें आलिंद और नीले नाम होता है, ओरिकल और वेंट्रिकल, आलिंद और नीले। मानव हृदय में ऊपर की ओर 2 आलिंद और नीचे की ओर 2 नीले पाए जाते हैं। ठीक है। अब आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि आलिंद
और नीले दोनों अलग अलग चैम्बर हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 चैम्बर हमारे मानव हृदय में पाए जाते हैं, 4 भाग पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो चित्र है वो मानव हृदय का है, इसमें बहुत सारे दूसरे अंग हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। अगर आपको बना इतना मतलब ये जो चित्र है उसके अनुसार अपन बनाएंगे, इसमें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि 4 चैम्बर बनाने हैं, महाशिरा बनानी है, धमनी बनानी है, उसके बाद अंतरालिंद पट बनाने, कपाट बनाने। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है मुख्य रूप से कि सबसे पहले बाएं आलिंद में शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त आता है। फेफड़ों से शुद्ध हुआ रक्त, फेफड़ों से ऑक्सीजन मिला हुआ जो रक्त होता है वो सबसे पहले बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में आने के बाद यहाँ पर ये कपाट लगे हुए जैसा दिख रहा है आपको, जो कपाट केवल ये बायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है। बायां आलिंद में सबसे पहले आपको ध्यान रखना, क्रम से ध्यान रखना, बायां आलिंद में जो शुद्ध रक्त है, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो भरता है। भरने के बाद इसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है, बाएं आलिंद का आयतन बढ़ जाता है, और बाएं आलिंद का जैसे ही आयतन बढ़ जाता है ये उसकी दीवार पर प्रेशर डालता है, जिसको यहाँ पर आलिंद निलय पट कहते हैं, या इसको वाल्व कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वाल्व। ये वाल्व जो है वो इस रक्त के प्रेशर से यहाँ खुल जाते हैं, और खुलने के बाद जो रक्त है वो आपके बाएं नीले में भर जाता है। बाएं नीले में भरने के बाद ये जो रक्त है वो शुद्ध रक्त होता है, ये हृदय के बाएं भाग में बहता है। ये ध्यान रखना है आपको, शुद्ध रक्त जो होता है वो हृदय के बाएं वाले भाग में बहता है, जबकि अशुद्ध रक्त जो है वो आपके उसके दाएं वाले भाग में बहता है। तो यहाँ पर याद रखने की दृष्टि से आपको ये ध्यान रखना है कि हृदय मुख्य रूप से 4 कोष्ठों में बटा होता है, लेकिन अगर शुद्ध और अशुद्ध रुधिर की बात करें तो शुद्ध रुधिर बाएं भाग में बहता है और अशुद्ध रुधिर दाएं भाग में बहता है। उसके बाद जो नीले में रक्त, जो शुद्ध रक्त भरता है वो आपके धमनियों द्वारा, महाधमनी द्वारा, ये महाधमनी है, महाधमनी द्वारा शरीर के सभी भागों में पंप कर दिया जाता है। शरीर के शुद्ध रक्त है, शरीर के सभी भागों में चला जाता है। उसके बाद पूरे शरीर में रक्त है वो दौड़ता है, कार्य करता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का वहन करता है, पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उसके बाद हमारे दिनचर्या के काम में बहुत सारी चीजों का उपयोग होता है, और उपयोग होने के बाद ये जो ऑक्सीजनित रक्त होता है, O2 से भरा हुआ रक्त जो होता है, ऑक्सीजनित रक्त जो होता है वो धीरे धीरे अशुद्ध होने लगता है, और उसमें दूसरी अशुद्धियां मिलती रहती है। मुख्य रूप से अशुद्धि उसमें मिलती है इसको कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये अशुद्ध रक्त जो होता है वो शरीर के पूरा अशुद्ध रक्त जो है वो शरीर के हृदय के दूसरे भाग, जो शुद्ध रक्त होता है वो अशुद्ध हो जाता है, यानी कि बहने के बाद पूरे शरीर का कार्य होता है उसके बाद अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध होने के बाद वो वापस मानव के फुफ्फुस में जाता है, फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में उसके साथ ऑक्सीजन गैस मिलती है। फेफड़ों में उसके साथ कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन गैस मिलती है, और वापस उसको शुद्ध करके इसमें लाया जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो हो गया बाएं भाग का काम। बाएं भाग का काम क्या है? फेफड़ों से खून लेना, शुद्ध रक्त लेना, और उसको आलिंद में लिया जाता है, आलिंद से नीले में लिया जाता है, और नीले से सभी भागों में पंप कर दिया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 बातें हैं। एक तो नलिका जो हमारे शरीर में हृदय से जुड़ी होती है, पूरे शरीर में फैली होती है, वो 2 प्रकार की होती है, जिनको धमनियां और शिराएं कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है कि धमनियां जो होती है वो शुद्ध रक्त से संबंधित होती है, और शिराएं जो होती है वो अशुद्ध रक्त से संबंधित होती है। समस्त शिराएं हमारे शरीर का अशुद्ध रक्त इकट्ठा करके आपको यहाँ पर महाशिरा जो दिख रही है, ये यहां से आपके शरीर के दाएं आलिंद में इसको लाया जाता है। दाएं आलिंद के बाद ये दाएं आलिंद जैसे भर जाता है, ये रक्त अशुद्ध होता है। अशुद्ध रक्त भरने के बाद ये जो है वो अंतरा आलिंद पट द्वारा, आलिंद नीले पट द्वारा इसको नीले में धकेला जाता है,
और नीले में धकेलने के बाद यह रक्त वापस जो अशुद्ध होता है इस भाग में दाएं भाग में अशुद्ध रक्त बहेगा। अशुद्ध रक्त जो है वो वापस फेफड़ों को भेजा जाता है, शुद्ध करने के लिए फेफड़ों को भेजा जाता है। तो यहां पर ये मुख्य रूप से याद रखने वाली बात यह है कि दाएं नीले में हस्तांतरित कर देता है। दायां नीले जो है वो ऑक्सीजनीकरण हेतु फुफ्फुस में पंप कर दे। इस प्रकार यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जैसे आपके इस एनसीईआरटी के अनुसार आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशी भित्ति मोटी होती है। क्यों? दोनों आलिंद की अपेक्षा नीले की जो भित्तियां होती है वो मोटी होती है। इसलिए होती है क्योंकि नीले पर ज्यादा प्रेशर रहता है। आलिंद का काम तो ब्लड को नीले में फेंकना होता है, लेकिन नीले जो होता है वो रक्त को, एक नीले तो पूरे बॉडी को और दूसरा नीले जो होता है वो फेफड़ों को रक्त भेजता है। इस प्रकार अब यहां पर वाल्व लगे हुए, ये वाल्व जो होते हैं वो हृदय को, यहां पर देखो आलिंद और नीले के बीच में और इस दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में एक एक कपाट होते हैं जिसको वाल्व कहते हैं। और वो वाल्व जो होते हैं वो रक्त को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। रक्त सीधी दिशा में ही जाएगा, यहां से आलिंद से नीले में ही आएगा। ऐसा नहीं कि नीले से उल्टा आलिंद में चल जाएगा। उसको रखने के लिए किवाड़ है एक प्रकार का, जो एक ही तरफ खुलता है, दूसरी तरफ खुलता नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हृदय का दायां और बायां भाग, ये बायां भाग और ये दायां भाग, रुधिर को ऑक्सीजन और वी, ये देखो अब आप थोड़ा सा इस तरह से देखिए, ये तो हो गया, ये हो गया बायां भाग और ये हो गया दायां भाग। बायां भाग जो होता है वो ऑक्सीजनित रुधिर और दायां भाग जो होता है वो वी ऑक्सीजनित या ऑक्सीजन रहित या अशुद्ध रक्त जो होता है उन दोनों के लिए होता है। तो ये जो भाग होते हैं दोनों, इन दोनों रक्तों को आपस में मिलने से रोकते हैं। यानी कि ये शुद्ध रक्त है और यहाँ पर अशुद्ध रक्त है, तो दोनों को मिलने से रोकने के लिए आपके यहाँ पर बीच में ये जो आवरण है, कपाट है, वो बने हुए होते हैं। दूसरी बात, अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखें कि इस तरह बंटवारा शरीर को उच्च दक्षता ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। पक्षी और स्तनधारी जंतुओं में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए उनका जो हृदय होता है, स्थलचर और सरीसृप जंतुओं में 3 कोष्ठी हृदय होता है। अब देखो स्थलचर जो होते हैं, सरीसृप जो होते हैं, उनका हृदय जो होता है वो 3 कोष्ठों का बना है। हमारा हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? 4 कोष्ठों का बना होता है। उसी प्रकार जैसे अगर बात करें मछलियों की, मछलियों का हृदय जो होता है वो 2 कोष्ठों का बना होता है, एक आलिंद और एक नीले, यानी कि सीधा रुधिर को। अब यहां पर देखिए बात यह आती है कि हम तो सब स्थलचर जीव हैं, हमको सीधी वातावरण से ऑक्सीजन मिल जाती है, लेकिन मछलियों में जो जलीय जीव हैं उनमें ऑक्सीजन को जल से तोड़ना पड़ता है, जल से इसको तोड़ना पड़ता है। तो यहां पर इसके लिए इनके अंदर एक आलिंद और एक ही नीले होता है। सीधा जल अंदर प्रवेश किया और उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर दिया और ऑक्सीजन को लेकर के बाकी हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाता है। तो ये प्रणाली थोड़ी इसमें अलग होती है। इसीलिए हमारा जो हृदय है उसमें 2 आलिंद और 2 नीले होने के कारण रुधिर जो है वो 2 बार हमारी बॉडी में, हमारे ये जो हृदय होता है उसके अंदर 2 बार आता है। एक बार तो शुद्ध रक्त आता है, एक बार अशुद्ध रक्त आता है। शुद्ध रक्त बाएं भाग में आता है और अशुद्ध रक्त दाएं भाग में आता है। तो इसी कारण से हमारे हृदय को या हमारे परिसंचरण चक्र में जो खून है वो हृदय में 2 बार प्रवेश करता है। रुधिर जो है वो हृदय में कितनी बार प्रवेश करता है? 2 बार प्रवेश करता है। इसीलिए हमारे परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। समझा आप इसको कि दोहरा मनुष्य या दूसरे जीवों में जिनमें 4 कोष्ठी हृदय होता है उनके हृदय को, उनके परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके शरीर में जो खून होता है, रक्त होता है, वो 2 बार हृदय से गुजरता है। एक बार तो शुद्ध और एक बार अशुद्ध रक्त इसमें गुजरता है, इसीलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जबकि दूसरे प्राणियों में ऐसा नहीं होता है, उसमें चैम्बर कम होते हैं। जैसे कि मछलियों में हृदय जो होता है वो 2 कोष्ठों का होता है,
इसलिए उनको एकल परिसंचरण तंत्र, इनके परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? एकल परिसंचरण तंत्र कहा जाता है साथियों। तो यहाँ पर आपको ये हृदय के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है अच्छी तरह से। आप इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कीजिए और याद कीजिए। और दूसरी बात, यहाँ पर एक छोटा सा और चीज आ रही है जो मैं आपको एनसीईआरटी के अनुसार बता देना चाहूंगा, ताकि इस टॉपिक में इसको सम्मिलित कर लिया जाए। रक्तदाब। अब देखो, हृदय का कार्य होता है खून को शरीर में पंप करना। अब आलिन से ब्लड जो है वो नीले में, और नीले से धमनियों में होकर के आपकी बॉडी में जाता है। तो यहां पर उसकी भित्तियों पर जो दाब लगता है, हृदय की भित्तियों पर जो दाब लगता है और धमनियों की भित्तियों पर जो दाब लगता है, रुधिर वाहिनियों की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, रुधिर वाहिनियों के भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब या ब्लड प्रेशर या बीपी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये दो प्रकार का होता है, जिसमें अनुशिथिलन और शिथिलन दो प्रकार का दाब होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले प्रंकुंचन के दौरान प्रंकुंचन दाब और नीले अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर अनुशीतलन दाब कहलाता है। और इसका जो माप होता है वो 120 mmHg होता है। और दूसरा जो दाब होता है उसमें 80 mmHg होता है। यानी कि किसी व्यक्ति का जो रक्त दाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो 120 और 80 के इर्द गिर्द रहता है। 120 से 125, 80 से कम हो सकता है थोड़ा 75, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का रक्त दाब 160 से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब उसको थोड़ा सा चेक करवाने की आवश्यकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये रक्त दाब के बारे में अपन एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे थे। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो अपन नेक्स्ट बार बनाएंगे। तो साथियों, आपको बहुत मजा आ रहा है, आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, और आप इसी तरह से सहयोग को बनाए रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और अपने दोस्तों और दूसरे परिचितों को इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।